नमस्कार, सभी का स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 7वीं का पर्यावरण अध्याय पहला उसका भाग दूसरा इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसा भाग 1 के अंदर आपने देखा कि उसमें पर्यावरण किसे कहते हैं, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, इसका अर्थ है पड़ोस में। जैसा पड़ोस में हमारे आसपास पर्यावरण में हमको जो भी दिखता है, जैसा आज अभी आप कोरोना के कारण अपने गांव में चले गए हैं और जिसके कारण आपको गांव में रहने का मौका मिल रहा है। अभी आप अपने आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, जैसा आप जिस गांव में आप स्कूल में पढ़े, स्कूल, बड़े बड़ी इमारतें, मकान, मेज, कक्षा, कुर्सी, मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, खेत खलियान, छोटी सी नदी, जो भी होगा आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि कुछ चीज़ें इस पर्यावरण में जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास आपको कुछ चीज़ें प्रकृति ने बनी हुई चीज़ें आपको दिखाई देती है। जैसा पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी या अन्य वनस्पति, ये सब चीज़ें प्रकृति ने बनाई है। जैसा कि अन्य चीज़ों का निर्माण मानव ने किया है। जैसा आपको मालूम है, आपके हाथ में घड़ी होगी, सड़क, कार, किताबें, जैसा आपकी नोटबुक है, स्टेपलर है, पेन है, पेंसिल है, ये कोई आपकी प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीज़ें नहीं है, इसको मानव ने बनाया। जैसा हमने पर्यावरण के बारे में देखा, अब हम पर्यावरण के घटकों के बारे में देखेंगे। जैसा आपको मालूम है, प्राकृतिक रूप में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये चीज़ें आपको प्राकृतिक रूप में दिखाई देती है। जैसा कि मानव निर्मित चीज़ें, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा, अलग अलग प्रकार की चीज़ें ये इंसान ने या मानव ने बनाई। उसमें नए नए प्रकार के अपने ज्ञान, कौशल्य और तकनीक का इस्तेमाल उसमें किया। जैसा कि इमारतें, पार्क, पुल है, सड़क, स्मारक, उद्यान, या जैसा कि हमने अभी आपको बताया घड़ी या स्टेपलर, पेन, पेंसिल, कागज, कार, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें मानव के द्वारा ये बनी हुई चीज़ें हैं। जैसा इसी तरह आप देखेंगे पर्यावरण के घटकों में मनुष्य या एक व्यक्ति से फिर आपका परिवार बनता है। फिर परिवार यह समुदाय का या समाज का हिस्सा बनता है। जैसा इसी तरह उसमें अलग अलग समुदाय के अपने धर्म होते हैं। इसके अलावा शैक्षिक, जैसा कि कोई मुस्लिम होगा तो मदरसा में पढ़ता है, कोई हिंदू होगा तो कोई और अन्य जो उनके धार्मिक स्कूल होंगे उसमें पढ़ता है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो अलग अलग जो शैक्षिक, जैसा आर्थिक, राजनीतिक, तो इसी तरह हम लोग किसी न किसी तरह इस पर्यावरण से जुड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। जैसा आप देखेंगे, ये जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें हम जैसा कि पहले यदि स्थल मंडल को देखते हैं, स्थल मंडल में आपका भूमि, जल, वायुमंडल या वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर आपका प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। जैसा कि उसमें स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब चीज़ें, चार चीज़ें आपके प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आती है। जैसा कि उसमें आप यदि देखते हैं, यह स्थल मंडल जहाँ पर हम रहते हैं, जैसा पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। जैसा कि स्थल मंडल पर्वत, पठार, मैदान, जहाँ पर आपको यह सड़क दिखाई दे रही है, ये सभी आपके, सड़क तो इंसान ने बनाया, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें आपको स्थल मंडल, जहाँ मतलब स्थल मतलब ज़मीन, हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं। जैसा कि यह स्थलाकृतियाँ आपको, जैसा पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, ये स्थल विषम प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपको धरातल पर मिलती है। इसी तरह की स्थलाकृतियाँ
के अलावा महासागर की सतह पर भी हमको दिखाई देती है। जैसा जीव जंतु भी इसी तरह के आपके जलमंडल के अंदर भी है। अब इसमें जैसा इस स्थल मंडल के ऊपर आप कृषि करते हैं, वन है और मानव बस्तियों के विकास के लिए उस भूमि का हम उपयोग करते हैं। यह हमारे प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है जो हमारी अनाज की पूर्ति करता है। इसी तरह आप देखेंगे जलमंडल जल का जो क्षेत्र होता है उसको हम जलमंडल कहते हैं। अब जल के अंदर आपकी नदियां आती हैं, महासागर, झील, समुद्र, ये जलाशयों का मिलकर जलमंडल बनता है और उसमें सभी प्रकार के प्राणियों के लिए जल आवश्यक होता है। आपको मालूम है जैसा कि जल के बगैर हमारा जीवन नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे वायुमंडल के बारे में, जैसा कि पृथ्वी के ओर चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल हम कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल के साथ थमा रखता है और सूर्य से झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है। तो इसी तरह आप ये वायुमंडल के बारे में भी आपने देखा। जैसा कि आप ये पारितंत्र क्या है, पारितंत्र ये चीज समझने के लिए अब हम एक छोटा सा उदाहरण भी देखेंगे। जैसा कि लंबी छुट्टी के बाद रवि जब अपने स्कूल आ रहा था तो उस समय जिस मैदान पर वो खेलते थे वो मैदान वो खत्म हो गया था और वह बड़ी ऊंची इमारत बनने वाली थी। तो बड़ा वो दुखी हो गया। जिस मैदान के ऊपर जैसा कि तितलियां हैं या घास के मैदान थे वह बच्चे खेलते थे, लेकिन वो खत्म हो गया। मतलब पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंसान ने, मानव ने उसको बदल दिया। तो इसी तरह आप देखेंगे अब ये रवि की कहानी को आप देखेंगे। जैसा कि उस दिन जब पहला दिन था तो प्रधानाचार्य ने काफ़ी उदास थे, तो ये कैसा बदलता है, तो अपनी आवश्यकताओं के कारण हम इस प्राकृतिक पर्यावरण को हम बदलते हैं। तो इसी तरह हम अभी उदाहरण देखेंगे पारितंत्र का। रवि के कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से पूछा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। आप सभी को मालूम है जो दक्षिण भारत का पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र का जो केरल राज्य है यह नारियल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे और वहाँ बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसे जैसा कि इनको केरल याद आ गया, तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो इसलिए लोग नारियल के बागान को और ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों को देखने के लिए लोग वह केरल में जाते हैं। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, अभी आपको मालूम है जो आपका जैसलमेर राजस्थान के अंदर वह सबसे अधिक तापमान होता है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। आप सभी को मालूम है भारत का महामरुस्थल अथवा जो थार मरुस्थल वह राजस्थान के अंदर आता है और आपको ज़्यादातर मरुस्थली क्षेत्र में तापमान आपको सर्वाधिक मिलता है, पानी की कमी होती है और कंटीले प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो पानी की बहुत कमी, वर्षा नहीं होती है। तो हम लोग एक जनरली देखते हैं कि रेगिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र में हमको एक अलग प्रकार की स्थिति मिलती है। वह बारिश ना होने के कारण इस तरह की स्थिति, हम तो दूर दूर तक वहाँ पर जैसा कि वह रेत उनको और कीकर जो है नजर आती है। लेकिन आपको मालूम है कि राजस्थान या मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट भी मिलते हैं, ऐसा रवि ने कहा। हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वहां पर हमको इस तरह के जो छिपकली, सांप और अन्य छोटे मोटे जीव जंतु वहां मिलते हैं। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है। जैसा कि रवि को यह लगा कि जैसा राजस्थान में जो है तापमान बहुत ज़्यादा है, वहाँ ऊंट मिलता है और केरल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ घने जंगल देखने को मिलते हैं। तो यह भारत के ही, जैसा आपके लद्दाख का क्षेत्र आप देखेंगे वहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर या बर्फ वहाँ मिलता है।
तो हमारा भारत देश के अंदर ही हमको स्थलाकृतियों के और तापमान में इस तरह की जलवायु की हमको बदलाव अलग अलग स्थिति को देखने को मिलता है। तो ये जो स्थिति है, जैसा कि ऊंट क्यों मिलता है वहाँ राजस्थान में, जैसा केरल में बारिश क्यों होती है, जैसा वहाँ नारियल आपका राजस्थान में क्यों नहीं मिलता, जैसा तापमान वहाँ यदि ज़्यादा है तो लोग जहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति या क्लाइमेट या तापमान है या स्थलाकृति है, तो उसी तरह का जो मनुष्य अथवा रहन सहन वह अपने तौर तरीके भी बदलता है और उनका एक दूसरों से संबंध भी होता है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि हमेशा उसमें आपको इस तरह का संबंध पर्यावरण के साथ मनुष्य का और स्थलाकृति एक दूसरे के साथ उसका संबंध होता है। अभी हम देखेंगे पारितंत्र के बारे में, जिसमें समस्त जीवधारी, अभी उसमें वनस्पति प्राणी और जीव जंतु इनका एक दूसरों के साथ आपस में एक दूसरों के साथ संबंध है। जैसा कि जंगल में ज्यादा शेर होंगे, क्योंकि यदि जंगल में ज्यादा शेर होंगे तो आपके वनों की रक्षा या वन ज्यादा रहेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा जंगलों में शेर है इसलिए लोग जंगलों में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरों के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं या वहां पर निवास करते हैं। अभी आप देखिए जंगल या जहाँ बहुत पेड़ पौधे और वनस्पति पानी वह सभी प्रकार के पर्यावरण के लिए अनुकूल सभी चीजें होंगी। जैसा कि जंगली जानवरों के लिए छुपने की जगह या उनके लिए निवास स्थान वह होंगे, तो वह सबसे ज़्यादा आपको वनों में आपको जीव जंतु या जानवर आपको इस तरह के मिलेंगे। इस पर्यावरण का और जैसा कि भौतिक पर्यावरण, जैविक, जल और जैव मंडल, इनका आपस में एक दूसरों के साथ संबंध है। जैसा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है। अभी आप जरूर देखेंगे, जैसा कि केरल का क्षेत्र का उदाहरण हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा केरल के क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी, क्योंकि वह समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। इसलिए जैसा आप बंगाल में आप जाओगे वहाँ पर जैसा कलकत्ता है जो बंगाल का उपसागर है, तो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण वहाँ आपको मछली ज़्यादा मिलेगी, तो लोगों के खाने में मछली रहेगी। जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है तो वहाँ लोग चावल खाएंगे। तो इसी तरह जो चीज़ जहाँ पर उपलब्ध होती है तो उसके अनुसार मनुष्य, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एक परितंत्र का हिस्सा है। अभी आप देखेंगे अगले स्लाइड में हम देखेंगे ये परितंत्र का ताल। आप देखिए अब आपको यहाँ जैसा कि पानी यहाँ बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी या फूल, घास, पेड़। तो ये पारितंत्र का, ये सब पूरा आपका पारितंत्र का हिस्सा है। अब यहाँ पानी है, जानवर वहाँ पीने के लिए आते हैं, या घास है क्योंकि यहाँ पानी है, या पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए ये सही, जैसा कि ये तितली, ये अब ये देखिए पानी ऊपर से गिरा है, तो ये सभी पर्यावरण का ये हिस्सा है और उनका आपस में एक दूसरों के साथ संबंध है। अभी मानवीय पर्यावरण और प्रारंभिक जीवन, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मतलब जिस तरह का पर्यावरण होगा, जैसा जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो लोग उस परिस्थिति में अपने आप को अपने उस आवश्यकताओं के अनुसार वो परिवर्तन करते हैं। पारस्परिक मतलब एक दूसरों के साथ आंतरिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। जैसा कि प्रारंभिक मानव, जैसा होमो सेपियन मानव था, उसके बाद धीरे धीरे करके मानव ने इस प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा लिया। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप अपने आप को बना लिया। हालांकि प्रारंभिक मानव आज के जैसे आप लोग देखते हैं, हमें पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, हमें अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी चाहिए, आने जाने के लिए हमको बसें चाहिए, हवाई जहाज चाहिए,
हमारी ज़रूरतों के कारण इन सब चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो चीज़ें नहीं थी, तो क्या मनुष्य जी नहीं पा रहा था क्या? तो मनुष्य उस समय भी जी पा रहा था, लेकिन उसके ज़रूरतें उस समय बहुत सीमित थी। जैसा कि उनका जीवन काफ़ी सरल था, जैसा कि हमने देखा, और आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। जैसा कि शुरुआती दौर में मनुष्य, जैसा कि कांस्य युग है, लोह युग है, पुराश्म युग है, नवाश्म युग है, तो इन अलग अलग युगों में मनुष्य ने अलग अलग प्रकार की चीज़ों का अपने ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा लोहे युग का उदाहरण देखते, लोहे के चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसा कि कांस्य के युगों कांस्य की चीज़ों का मनुष्य ने उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा कि पत्थर के चीज़ों का मनुष्य ने उपयोग किया, जैसा कि उसको हम पाषाण युग कहते हैं। तो अलग अलग समय में जैसा जैसा मानव विकसित हो गया, और उस पर्यावरण की चीज़ों का ही उपयोग उन्होंने अपने आवश्यकताओं के लिए किया, और समय के साथ मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसने परिवर्तन करने के कई तरीके उसने सीखे। जैसा कि आज आप देखिए, जब ठंडक पड़ती है तब उससे बचने के लिए हम लोग स्वेटर पहनते हैं। जब गर्मी होती है तो उस समय भी वो अपने आप को अलग अलग तरीके से अपने आप को बचाता है। जैसा पेड़ के नीचे बैठेगा, जैसा हम लोग देखते हैं अक्सर, जब हमारी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग धूप पे नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसी परिस्थिति होती उस तरीके से हम अपने आप को उस पर्यावरण और परिस्थिति के अंदर डालते हैं। जैसा कि प्रारंभिक मानव ने पर्यावरण का उपयोग करना सीखा, और उसने नए नए प्रकार के तरीके उसने सीखे। जैसा कि वस्तु विनिमय पद्धति, ये भी उसका एक उदाहरण है। वस्तु देना और उसके बदले वस्तु लेना, मतलब मुद्राएं देने की आवश्यकता शुरुआती दौर में नहीं थी। जैसा कि मानव जैसा जैसा विकसित होता गया, तो जैसा कि अब उसने फसल उगाना शुरू कर दिया। आपको मालूम है, प्राचीन काल की सभ्यताओं में माया सभ्यता, एस्टेक सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, मेसोपोटामिया, सिंधु हड़प्पा की सभ्यता, इन सभ्यताओं के बारे में आपने थोड़ा बहुत 6 क्लास में देखा है। जैसा कि शुरुआती दौर में जहाँ पर पानी होता था, जहाँ पर थोड़ी ज़मीन होती थी, जैसा कुछ पौधों में से जो पौधे अच्छे खाने लायक थे, उसका उपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया। जैसा गेहूं का उदाहरण आपको 6ठी क्लास में मालूम है, कपास है, इन चीज़ों का उपयोग जैसा कि हड़प्पा संस्कृति के लोग करते थे। तो शुरुआती दौर में लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया, साथ साथ पशुपालन करना सीखा, साथ उसने स्थायी जीवन, मतलब एक जगह पर उसने स्थिर रहना सीखा। और पहले जो मानव थे या लोग थे, एक स्थान से दूसरे जगह पर स्थलांतरित होते थे, या निर्वाह प्रकार की कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो खाना उपदेश या शिकार करते थे। शिकारी और संग्राहक के रूप में उनका शुरुआती काल में जीवन था। लेकिन जब पशुपालन और फसल अच्छी तरह से आने लगी, मतलब उसका उत्पादन बढ़ने लगा, तो उसके बाद इंसान ने एक जगह पर स्थायी रहना शुरू कर दिया। जैसा कि आपको मालूम है, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार ये नवाश्म युग में हुआ, और पहिए के आविष्कार के कारण मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। जैसा कि ये चक्के की खोज के कारण जैसा रथ या परिवहन के साधनों का विकास हुआ, मतलब एक पहिए ने इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। जैसा कि एक जगह पर वो स्थिर रहने जब लगा, जैसा कि उसने अलग अलग पाषाण पत्थरों की चीज़ों का, लोहे की चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया, ज़मीन को साफ करना शुरू कर दिया, और जहाँ पानी होता था पानी उसने देना शुरू कर दिया, फसल उगाना शुरू किया, वो अधिक उत्पादन बढ़ा। तो उसके बाद लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, और इसके अधिक उत्पादन करने के कारण वस्तु विनिमय पद्धति का ये विकास हुआ। मतलब वस्तु जो उत्पादन, कोई एक व्यक्ति जैसा कि गेहूं का उत्पादन कर रहा है और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए अन्य और किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, तो आपस में एक दूसरों को एक्सचेंज यानी अदला बदली करना, तो इस तरह ये शुरू हो गया। व्यापार आरंभ हुआ,
वाणिज्य का विकास हुआ और जैसा कि औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। जैसा कि औद्योगिक क्रांति के कारण नए नए प्रकार के मशीनरियों का विकास हुआ। जैसा कि अभी आपके अलग अलग वो आपको 8वीं क्लास के अंदर और उसमें सेपरेट उसमें टॉपिक है, आपको 9th क्लास में भी है। औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों के जीवन यापन में काफी बड़ा बदलाव आ गया। जैसा कि परिवहन गति से प्रारंभ हुआ, परिवहन परिवहन के साधन जैसा कि सड़क आ गई, जैसा कि आपका भाप का इंजन हो आ गया। जैसा कि 1830 में इंग्लैंड में आपकी पहली ट्रेन शुरू हो गई। भारत में जैसा कि 1853 में भारत में ट्रेन आई। तो इसी तरह ठाणा से मुंबई के बीच में जो 33 किलोमीटर की रेल लाइन आई। जैसा ये परिवहन के साधनों के कारण, जैसा कि आपका जो बड़े बड़े स्टीमर जहाज हुआ करते थे इंग्लैंड से आते थे, जब उसमें आपका भाप की इंजन उसमें लगा तो जो आपको 3 से 4 महीने आने को लगते थे वह आपका जो है आपका 3 और 4 आपके हफ्ते के अंदर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तो यह परिवहन तेज होने के कारण सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत यानी अतिशय तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के साधनों के कारण व्यापार बढ़ा। जैसा कि आपको उदाहरण मालूम है, ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में ब्रिटिशों ने की। उसका कारण यही था कि भारत से जो कच्चे पदार्थों को, कच्चे फसलों को, चीज़ों को यहाँ से खरीदकर अपने देश में उनको ले जाकर अधिक मुनाफा कमाना, और जिसके कारण दुनिया जैसा फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश, ये जैसा फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है और अंग्रेज है, इन्होंने भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो ये परिवहन तेज होने के कारण इस तरह के बदलाव आ गए। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत गति से हुआ। आज पूरा विश्व जो है काफ़ी नज़दीक आया है, क्योंकि आज काफ़ी इसमें गति आ गई, क्योंकि नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी, जैसा हवाई जहाज़ आ गया, नए नए प्रकार के आपके टेक्नोलॉजी बदल गई, आज इंटरनेट आ गया, आज विश्व काफ़ी एक दूसरों के नज़दीक आ गया। प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन किस प्रकार का है? आप देखेंगे प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना चाहिए। जैसा ये यदि संतुलन होता है तो आपको जैसा कि प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? प्रकृति के साथ मानव ने क्या किया? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, पेड़ों को काट दिया, बहुत ज़्यादा जो है जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हो गया? तालमेल बिगड़ने लगा। तो प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन हमने रखना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मतलब हमने पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम पेड़ों को हमने नहीं काटना चाहिए, और यदि पेड़ काटते तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। तो इसी तरह हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसा आप उदाहरण देखेंगे, आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? जैसा कि अभी जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस समय हम आइसक्रीम क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते, हमको सर्दी होंगी, हम बीमार पड़ेंगे, हमारे शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। जैसा कि आपका गर्मी के समय पर आप भुनी हुई या गर्म चीज़ों को पसंद करते, क्योंकि ठंडक होती है, और यदि हम गर्म कोई चीज़ को खाते हैं तो हमारा ज़रा शरीर को ठीक लगता है। तो इसी तरह हम पर्यावरण के साथ हमारा तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम फिर वही रवि की जो कहानी है, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाले छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। जैसा कि उन्होंने देखा ये छोटे बच्चे हैं, तो उनको लगता है भैया हम जिस मैदान पर हम खेलते थे अभी वो मैदान ख़त्म हो गया, तो बड़ा ये रवि दुखी हो गया। जैसा कि कोई केरल के बारे में कह रहा है, जैसा कोई राजस्थान के आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में कह रहा है, तो ये कह रही है रवि तुम आ जाओ, छुट्टी जब होगी तो हम हमारे
नॉर्थ ईस्ट में जो मिज़ोरम है वहाँ काफ़ी पर्वत पहाड़ और सब कुछ जो है हरियाली वनस्पति काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तुम देखने के लिए हमारे यहाँ आ जाना। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को छुट्टियों में जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के बुदृश्य गौरवयम लोगों के क्रियाकल्पों के चित्र बनाकर लाने को कहा। अभी आप देखते हैं जब हम छुट्टी होती है तो उस समय अक्सर हम लोग नए नए प्रकार के भौगोलिक प्रदेश या समुद्र तटवर्ती क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र या अलग अलग स्थानों पर हम उनको देखने के लिए जाते, उस सृष्टि सौंदर्य को देखने के लिए जाते हैं, गिरियारोहण करने के लिए जाते हैं। जैसा कि जो ग्लेशियर का क्षेत्र है उसको देखने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह हम जैसा अभी इस साल तो हम नहीं गए हैं, लेकिन जब भी आपको कहीं मौका मिलता है तो आप ऐसे भूदृश्यों को, पर्वत पहाड़ मैदान दरी नदियाँ ग्लेशियर है ना, हरियाली जंगल, उसको देखने के लिए आप लोगों ने जाना चाहिए और पर्यावरण या हमारे आसपास के चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। तो इसी तरह आप भी यदि आपको कई नए जगह देखने को मिलती है तो आप ज़रूर देखने के लिए जाइए। जैसा कोई पहाड़ पर्वत या कोई भी नई जगह पर, और इस पर्यावरण के साथ हमने किसी भी तरह का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसा कि वनस्पति पेड़ पौधे जीव जंतु ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है और इसका जो है संरक्षण करना यह हमारा काम है। तो इसी तरह ये हमारा भाग दूसरा यह खत्म होता है। अभी आप जो इस अध्याय के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं ये आप अपनी जो नोटबुक है होमवर्क की उसके अंदर आप प्रश्न लिख कर लाइए। और इसी तरह आप इस वीडियो को आप देखिए, हमने इसके ऊपर एक आपका क्विज भी रखी है मल्टीपल, तो वो भी हम आपको दे देंगे। तो इसी तरह आपका यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।